नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग वाला फैक्ट चल रहा था। और इससे पहला वाला वीडियो जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमने ये भी कंप्लीट किया था रेलवे स्पेशल जो करंट अफेयर है, रेलवे वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हमारा इसमें स्टार्टिंग वाला फैक्ट चल रहा है और हमने कहाँ तक एक्सरसाइज 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम पेज नंबर यानी एक्सरसाइज 20 जो है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, यहाँ से कोशिश करेंगे लास्ट तक कंप्लीट करने का। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न इसी सब से आता है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से कितने ध्यान से देख रहे हैं। अगर मेरे से कोई बातचीत करना हो तो लिंक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। दिया गया है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना जो 2021 से लेकर 30 के लिए पारित किया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। कौन? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार वन्यजीव कार्य योजना। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुला? महाराष्ट्र, जिससे वन्यजीव का जो तस्करी होता है उसको रोकने में मदद मिलेगा। उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2022 में COP27 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो है वो मिस्र में होगा। मिस्र, अफ्रीकी देश है मिस्र। इस बार जो COP26 हुआ वो कहाँ पे हुआ? ग्लासगो यूके में हुआ था। ग्लासगो यूके में। 27 वाला हो गया मिस्र में और 28 वाला जो होगा वो होगा यूएई में, यूएई। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया गया, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया। NOAA के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा। 2021 का अगस्त महीना। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने वन्यजीव सप्ताह 2021 मनाया। वन्यजीव सप्ताह जिसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया गया जम्मू कश्मीर में। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। इस बार का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फिनांस मोबाइलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था। भूपेंद्र यादव। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया? आइसलैंड में। आइसलैंड। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? प्राण पोर्टल को। प्राण पोर्टल। भारत का पहला झुरोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक की खाड़ी में। भारत का पहला झुरोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक की खाड़ी में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है भारत। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन पर। सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन जो वो है विशाखापत्तनम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो कि 11,000 फीट ऊंचाई पर है का उद्घाटन किया गया चामोली जिला उत्तराखंड में। चामोली जिला उत्तराखंड, जहाँ बना सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। कूलिंग एक्शन प्लांट को लॉन्च करने वाला पहला देश है भारत। भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत करी? कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के एक विभाग ने गो ग्रीन अभियान के तहत
2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है। गो ग्रीन अभियान के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल यानी मूंगे के नुकसान पहुंचाने वाले सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? प्रोजेक्ट बोल्ड है राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग आयोग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर यह किया है। इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने केवीआईसी के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है पटना में। पटना। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। गंगा हमारा नेशनल रिवर है और ये बना 2008 में। 2008 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया और पहला जो स्मॉग टावर लगा ये दिल्ली में ही है। सबसे ऊंचा जो चंडीगढ़ में, कहीं कहीं आपको लद्दाख भी मिलेगा तो वहाँ आपके ऑप्शन में चंडीगढ़ नहीं होगा। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 125% की। 125%। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा। 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर रहना पड़ा। मेकिंग पीस विद नेचर। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? 20 गीगावाट। 20 गीगावाट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार। आगे है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? वाटर ब्यूटियल। वाटर ब्यूटियल। रिपीट करते हैं, 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? वाटर ब्यूटियल। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान इसमें 117 रहा। 117। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके आधार पर किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया है। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर जो है वो कोलंबिया में है। कोलंबिया। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? ओडिशा। ओडिशा। किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? यूनेस्को की एक समिति। यूनेस्को की एक समिति। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया? नैनीताल। नैनीताल। इसका थीम क्या था? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है? लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। पक्षी महोत्सव कलरव जो कि जमुई में हुआ के कारण खबरों में आई नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? बिहार में। नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी ये बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव जो है वो भागलपुर में आयोजित किया जाएगा।
पहला कहाँ हुआ? जमुई में। दूसरा होगा भागलपुर में। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? सड़क परिवहन मंत्रालय। सड़क परिवहन मंत्रालय। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई में। चेन्नई। आगे है, समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया। हैदराबाद। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? गोरखपुर। गोरखपुर। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसैट भी लाया गया? फ्रांस। फ्रांस। भारतीय मौसम विभाग ने 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 1901 के पश्चात 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। 1901 में सबसे पहले गर्म था, उसके बाद 2020 में ये सबसे गर्म रहा। विश्व मौसम संगठन के जनवरी 2021 की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 जो है अभी तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 2020 से लेकर 25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य की घोषणा करी है, योजना बनाया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ हुआ? मुनस्यारी में। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। और रामसर स्थल कितना है भारत में? 47 है। सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, जो कि 9 हो गया। और हम जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते हैं, तो अगर आंसर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर हम दिए रहते हैं, उसको देख लीजिए। अधिक लोग गलत ही टिक करते हैं, तो क्या फ़ायदा उसका। वर्ष 2021-30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में रही। जैविक किसान तो जैविक खाद डालता, उर्वरक नहीं डालता, वो हुआ। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से लेकर 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई। भारत की लगभग 1/3 आर्द्रभूमि लुप्त है। विश्व की 85% से अधिक आर्द्रभूमि भी लुप्त हो गई है। इस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया। मिशन कैच द रेन। यह अभियान 22 मार्च 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। इसका टैगलाइन वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो। 22 मार्च को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2021 से लेकर 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति का रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा।
इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दशक तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश होगा। कब तक? 2030 तक। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? लेह लद्दाख में। पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना। भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो जो है को एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार 2020 से यूएनईपी ने सम्मानित किया। विकासशील देशों में जलवायु क्षति को सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी में देखने को मिलेगा। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसकी मेजबानी में वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया? नीदरलैंड। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा? ओडिशा। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया? कोझिकोड केरल। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कुफरी। पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? उत्तराखंड। पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 56 केवीए का है उसका उद्घाटन हुआ सिक्किम। पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा? ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिपस अभ्यारण्य। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है 21, यह है वर्ष 2020-21 में चर्चा में रहा भारत का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम स्लो पढ़ेंगे, रिपीट करके पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा होगा ही, ठीक ना। दो तरीका, या तो हम बहुत फास्ट पढ़ते हैं, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, तो टाइम कम लगेगा पर कोई फ़ायदा नहीं होता उसके लिए, ठीक ना। तो अधिक पार्ट में अधिक लंबा हो रहा है तो इसको लेके घबराइए नहीं, ठीक से पढ़िए ताकि याद हो जाए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने को मंजूरी दिया है। कौन कौन सा? गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला, दोनों कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हुआ। आगे भितरकनिका ओडिशा। चक्रवात यास के कारण उद्यान को काफ़ी नुकसान हुआ जिसके कारण वो चर्चा में रहा। क्या आप बता पाइएगा यास तूफान जो है इसका नामकरण किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आसानी है, टिक कर पाइएगा, आसानी से आप लोग बता पाइएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की योजना को लेकर चर्चा में है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका नया नाम क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम। आगे रणथंबोर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा। रणथंबोर, विषधारी और मुकुंदरा ये तीनों है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने इन तीनों टाइगर रिजर्व को जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगा। रणथंबोर, विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो कि है राजस्थान में। पन्ना बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश। इसमें भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का है। पक्के टाइगर रिजर्व नवंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई, जहां जलवायु परिवर्तन को लेकर पक्के घोषणा पत्र को अपनाया गया है। फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के कारण ये चर्चा में रहा। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। जिम कॉर्बेट नहीं पढ़े थे, नाम चेंज होगा, रामगंगा बनेगा इसका। और साथ ही ये पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने के लिए ये चर्चा में रहा। काजीरंगा असम में है।
सैटेलाइट फोन से ले सही पढ़े ही थे। साथ ही एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F इस नेशनल पार्क में देखा गया। टाइगर का पेन नाम मतलब मोहर है ये, और ये गोल्डन टाइगर यहाँ पे देखा गया काजीरंगा में, ठीक है ना, असम। पेंच ये मध्य प्रदेश में है। बाघ की अत्यधिक मौत के कारण बाढ़ आ गया था, चर्चा में रहा था ये। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है। जुलाई 2021 में यहाँ 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखा गया, इसके कारण ये चर्चा में रहा। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान की गई। सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में है। इसे नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। फिर है देहिंग पटकाई, असम में है। देहिंग पटकाई, असम सरकार ने देहिंग पटकाई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। देहिंग पटकाई को। करलापट ओडिशा में है। करलापट हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण इस वन्यजीव अभ्यारण्य में 6 हाथी का मौत हो गया था। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि ओडिशा में। फिर है पन्ना, मध्य प्रदेश का। ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के कारण चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे खेल का प्रमुख घटना चक्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा याद करना मुश्किल होता है खेल वाला, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, पर बार बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाता है। आगे है क्रिकेट का। सबसे पहले क्रिकेट है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का UAE और ओमान में आयोजित हुआ था। UAE और ओमान में। इसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो रहा वो रहा मिशेल मार्श। IPL 2021 का जो 14वां संस्करण हुआ था भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उनको मिलता है ऑरेंज कैप। ये ऋतुराज गायकवाड़ थे। पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल सर्वाधिक विकेट था उनका। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ऋतुराज गायकवाड़ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, उन्हीं को मिला था ऑरेंज कप। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये थे हर्षल पटेल, जिनको सबसे अधिक विकेट के लिए पर्पल कप मिला था, वही रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 ये साउथ डेंडम एलिस बॉल में हुआ था। विजेता रहा न्यूजीलैंड। उप विजेता रहा भारत। न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी तरीके से जीत गया था। मैन ऑफ द मैच काइल जेमिसन को मिला। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली विजेता तमिलनाडु, उप विजेता कर्नाटक। ये सब पूछा जाता है काफ़ी अधिक। सैयद मुश्ताक अली वाले में विजेता रहा तमिलनाडु और उप विजेता कर्नाटक। विजेता तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई लगातार चौथी बार जीता है। उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा। पृथ्वी शॉ विजय हजारे के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाए, 827 रन बनाए, पहले बल्लेबाज बने। मुंबई टीम के कप्तान थे पृथ्वी शॉ ही थे और वही जीता। अन्य घटना चक्र दिया गया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी एजाज पटेल टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट, जो कि भारत के खिलाफ फाइनल में ही ऐसा हुआ था और हार गए थे, लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने। इससे पूर्व इंग्लैंड के जिम लेकर, भारत के अनिल कुंबले ने यह उपलब्धि हासिल किया है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने। राशिद खान 2022 में बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। एक्चुअली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाली महिला डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। अच्छा 2022 का डे कैसे दिया, इसमें खेला जाएगा, ठीक ना। इस टेस्ट मैच में स्मृति मंधाना शतक बनाने वाली पहली, ये 21 ही होगा तब, ठीक ना, 21 ही होगा। राष्ट्रमंडल खेल में महिला को शामिल किया गया और इसमें गुलाबी गेंद से खेला, जिसमें स्मृति मंधाना जो है पहली महिला बनी शतक लगाई इसमें। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। आयरलैंड की महिला क्रिकेट एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की यानी 16 वर्ष का बल्लेबाज बन गई एमी हंटर, जो कि आयरलैंड की थी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना। भारतीय महिला टीम अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, जिसमें कप्तान रही मिताली राज। IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा KKR
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। अनिल कुंबले 619 विकेट लिए हुए हैं। वर्ष 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग में 2 नई टीम अहमदाबाद और लखनऊ हिस्सा लेगी। इसके साथ ही आईपीएल में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अब 10 हो जाएगी। पहले 8 था, अब 10 हो जाएगा। नया टीम अहमदाबाद और लखनऊ। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए, जबकि वर्तमान में इंटरनेशनल T20 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाड़ी शकीब उल हसन है। शकीब उल हसन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज क्रिकेट के सभी प्रारूपों में मिलाकर विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आगे है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट परिषद के 3 नए क्रिकेट टीम मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को मान्यता मिला। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा। पदार्पण टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र की महिला शेफाली वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ। भारत की तरफ से 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान हैं विराट कोहली। पहले थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और MS धोनी दूसरे। वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला को पीछे छोड़कर 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज किरोन पोलार्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की दूसरी बनी है मिताली राज। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज विराट कोहली। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को टेस्ट क्रिकेट में 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज रविचंद्र अश्विनी। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले विश्व के पहले क्रिकेट टीम है पाकिस्तान। 100 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा, यूसुफ पठान, आर विनय कुमार, नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी और उन्मुक्त चांद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब नाम। कुछ का तो नाम पता ही होगा, अशोक डिंडा, यूसुफ पठान, आर विनय कुमार, नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी और उन्मुक्त चंद, ये सब क्रिकेटर थे। महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी सोफी डिवाइन, जो कि न्यूजीलैंड की है। 36 गेंद में शतक लगा दी, 100 रन मार दिए। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले पहले बने रोहित शर्मा। डेल स्टेन, दक्षिण अफ्रीका। लसिथ मलिंगा जो कि श्रीलंका के हैं, ने क्रिकेट के सही प्रारूप से संन्यास ले लिया। डेल स्टेन जो कि दक्षिण अफ्रीका और लसिथ मलिंगा है श्रीलंका के, संन्यास ले लिया। विराट कोहली IPL में 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। 2022 में आयोजित होने वाले ICC महिला विश्व कप में अधिकारी गीत के रूप में गर्ल गैंग को चुना गया। गर्ल गैंग, इस गीत को न्यूजीलैंड की गायक जिन बिगमोर ने गाया। BCCI ने कोविड के कारण रणजी ट्रॉफी 2020-21 का आयोजन नहीं किया और ये इतिहास में पहली बार हुआ, क्रिकेट इतिहास में। जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। भारत के खिलाफ ही उन्होंने बनाया जो रूट। 19 जनवरी को ऋषभ पंत सबसे कम पारियों में यानी 27 पारियों में 1,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बने ऋषभ पंत। मिडलोवेन क्रिकेट क्लब के लिए आजीवन सदस्यता हेतु हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को चुना गया। जवागल श्रीनाथ ही बॉलर ही थे, हरभजन सिंह भी बॉलर ही हैं। आगे दिया है लॉन्ग टेनिस, जिसमें US ओपन, इसमें 4 होता है। US ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है और ऑस्ट्रेलियन होता है। तो US डेनियल मेदवेदेव जीता, जिसमें उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच, और इस सब में विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, सब में नोवाक जोकोविच ही जीता, ठीक ना। तो और तीनों का तो याद करना आसानी है, पुरुष वाला। खाली US ओपन जो है वो डेनियल मेदवेदेव जीता। डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की है। उप विजेता लेला
फर्नांडीज, लेला फर्नांडीज कनाडा की उप विजेता। महिला वाले विजेता काफ़ी बड़े थे, एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की है, यूएस ओपन। विंबलडन तो नोवाक जोकोविच यही है। उप विजेता रहे इसके मेटियो बेरेटिनी। महिला जीता एस्ले वार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, एस्ले वार्टी। उप विजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य की। फिर ऑस्ट्रेलियन आया तो नोवाक जोकोविच ही इसमें जीता, सर्बिया का। डेनियल मेदवेदेव जो कि यूएस ओपन जीता, ये इसमें उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलियन वाले में। महिला विजेता नोआमी ओसाका और उप विजेता रहा जेनिफर ब्रेंडी अमेरिका का। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ही जीते। उप विजेता स्टेफानोस सिटसिपास। महिला एकल विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा और उप विजेता रहे अनास्तीसिया पावलुचेकोवा। आगे है डेविस कप टेनिस का, विजेता रहा रूस। डेविस कप जो है वो रूस जीता, हराया क्रोएशिया को। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप विजेता रहा समीर बनर्जी और विजेता रहा विक्टर डुलोव। ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल सानिया मिर्जा और झांग सुई जीती। जो कि चीन की है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ 2021 का। 18 से 22 अगस्त 2021 तक केनिया के नैरोबी में आयोजित हुआ, एथलेटिक्स अंडर 20 वाला। प्रथम स्थान रहा केनिया का जिसने 16 पदक जीता। भारत का सन 21वां रहा, ओनली 3 पदक जीता। अमित खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता। शैली सिंह ने लंबी कूद में रजत पदक जीता और मिश्रित रिले टीम में 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता। आगे है बैडमिंटन का BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 का, जिसमें विजेता रहा आन से यंग दक्षिण कोरिया का और उप विजेता पीवी सिंधु। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल आयोजित हुआ था दुबई में। पहले स्थान पे भारत रहा था जिसने 21 पदक जीता, 5 स्वर्ण 6 रजत और 10 कांस्य। स्वर्ण पदक जीते प्रमोद भगत, पूछा गई एग्जाम में भी। प्रमोद भगत 2 गोल्ड मेडल इनको मिला, कृष्ण नागर 2 और प्रेम कुमार। प्रमोद भगत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से टिक कर लीजिएगा, प्रेम कुमार भी। युगांडा बैडमिंटन पुरुष एकल वरुण कपूर और महिला एकल में जीता मालविका वंसोड, दोनों में भारत ही जीता। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल में लीजी जिया मलेशिया की और महिला एकल में नोजोमी ओकुहारा। थॉमस का विजेता रहे इंडोनेशिया, थॉमस का पुरुष में, और उप विजेता रहा चीन। उबेर कप महिला वाले में चीन जीता और जापान उसमें हार गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को कनाडा के मिशेल ली और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना, बिलीव इन स्पोर्ट के लिए पीवी सिंधु को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 में आयोजित होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को सौंपा। इससे पहले 2009 में भारत ने BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, यानी अब ये 2026 में करेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया 2021। आगे है शूटिंग। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन हुआ लीमा पेरू में। शीर्ष स्थान रहा भारत का जिसने 17 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज सहित कुल 43 पदक जीता। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मनु भाकर ने सर्वश्रेष्ठ पदक जीता, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर इसमें USA रहा, 21 पदक जीता। ISSF शूटिंग प्रेसिडेंट कप 2021 में भारत की मनु भाकर ने ईरानी जावाद फारूकी के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक भी जीता। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। प्रथम स्थान पे भारत रहा, द्वितीय स्थान पे अमेरिका। भारत को कुल 30 पदक मिला जिसमें 15 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 6 कांस्य। अमेरिका को कुल 8 ही पदक मिला इसमें। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 पहले स्थान पे भारत रहा, कुल पदक इसमें 11, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। आयोजन हुआ था कुवैत में। एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, शूटिंग में हम लोग काफ़ी अव्वल है। आगे है मुक्केबाजी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजन स्थल रहा दुबई। भारत का पदक तालिका में स्थान रहा चौथा। पहले स्थान पर रहा था कजाकिस्तान।
भारत को कुल पदक मिला 15, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 सिल्वर और 8 कांस्य था। महिला में पूजा रानी को स्वर्ण पदक मिला 75 किलोग्राम महिला वर्ग में, और पुरुष में संजीत को भी गोल्ड मेडल मिला 91 किलोग्राम पुरुष वर्ग में। 35 बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट, 35वां बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी बैडमिंटन आयोजन हुआ था स्पेन के कास्टेलोन में। भारत ने कुल 10 पदक जीता, जिसमें 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य था। भारतीय मुक्केबाज मनीष कौशिक ने 63 किलोग्राम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। सुपर मॉम मेरी कॉम कांस्य पदक जीती। मेरी कॉम आगे यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 आयोजन स्थल रहा किल्से शहर, पोलैंड। भारतीय महिला मुक्केबाज ने रिकॉर्ड बनाया, 7 स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में सचिन ने 56 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। प्रथम स्थान पर रहा इसमें भारत, जिसने कुल 11 पदक जीता, 8 स्वर्ण और 3 कांस्य। अब आता है शतरंज। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 आयोजन हुआ दुबई में। विजेता रहा मैग्सन कार्लसन, नॉर्वे के हैं, लगातार 5वीं बार जीते हैं मैग्सन कार्लसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपविजेता है इयान नेपोमियाची। बार्सिलोना ओपन शतरंज विजेता रहे इसमें एस.पी. सेथु रमन। 19वां सिपलिंग मार्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट विजेता रहा रौनक साधवानी, नागपुर भारत के। स्पार्कसन ट्रॉफी विजेता रहा विश्वनाथ आनंद, और उपविजेता रहे इसमें बलावदीर क्रैमनिक। दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी। अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इन्होंने मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर ली। गैलफेड चैलेंज 2021 का डी गुकेश जीते। डी गुकेश भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर मित्राव गुहा 71वां संकल्प गुप्ता और 70वां राजा ऋषित्व तेलंगाना के थे। शतरंज का रिल्टन विनर्स कप 2020-21 किसने जीता? कृष्णन शशि किरण। दिल्ली की शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। वंतिका अग्रवाल। अब आगे है फुटबॉल का डूरंड कप, ये इसका 130वां संस्करण था। डूरंड विजेता रहा इसमें FC गोवा, उपविजेता रहा मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ये आयोजन हुआ था कोलकाता में डूरंड कप का। SAFF चैंपियनशिप फुटबॉल का होता है, मालदीव में हुआ, विजेता रहा भारत, उपविजेता रहा नेपाल। UEFA चैंपियनशिप 2020-21 विजेता रहा चेल्सी टीम और महिला विजेता रहा बार्सिलोना टीम। इंडियन सुपर लीग में विजेता रहा मुंबई सिटी और उपविजेता रहा ATK मोहन बगान। FA कप इसमें विजेता रहा लिसेस्टर सिटी और उपविजेता रहा चेल्सी। फीफा कप वर्ल्ड कप विजेता रहा बायर्न म्यूनिख और उपविजेता रहा टाइग्रेस UANL। इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता रहा मैनचेस्टर सिटी। ला लीगा ये एटलेटिको मैड्रिड। बुंदेसलीगा बायर्न म्यूनिख। अब है यूरो कप 2020 विजेता रहा इसमें इटली। उपविजेता इंग्लैंड। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक स्कोर के साथ यूरो 2020 गोल्डन बूट का खिताब जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कोपा अमेरिका फुटबॉल काफ़ी बार पूछा जाता है यह प्रश्न। विजेता रहा इसमें अर्जेंटीना। उपविजेता रहा ब्राज़ील। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इसमें मेस्सी। गोलकीपर में एमिलियानो मार्टिनेज। कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका का फुटबॉल संस्था है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है, मतलब ये पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 2022 वाला भारत में होना था 21 में, पर स्थगित कर दिया गया था। हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम का शीर्ष स्थान हुआ। भारत का स्थान इसमें 106 नंबर पे था, 106। दूसरा सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, उन्होंने 80 गोल किया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब इनका काफ़ी अधिक हो गया, इन्होंने 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 127 के आसपास हम सुने हुए थे, बहुत तेज़ी से ये गोल कर रहे हैं। लियोनेल मेस्सी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने के बाद अब ये पेरिस सेंट जर्मन में जुड़ गए हैं।
2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल का आयोजन भारत में मुंबई और पुणे में किया जाएगा। मुंबई और पुणे में भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब दिया गया। AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब नंगोम बाला देवी को दिया गया। नंगोम बाला देवी को फीफा ने 2022 में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए ईभा को शुभंकर चुना। ईभा एक एशियाई शेरनी है जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर, मतलब 808 या 809 कुछ ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसका वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उसके आगे जो भी बन रहा है इनका ये सर्वाधिक ही है। फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे और भारत का स्थान इसमें 106 है। बेल्जियम टॉप पे है। आगे आता है कुश्ती। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुआ था नॉर्वे ओस्लो में। भारतीय पहलवान अंशु मल्लिक ने रजत पदक जीता। रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप ये हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट। भारतीय पहलवान प्रिया मल्लिक को 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक मिला। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया बेलग्रेड में हुआ था, जहाँ के नोवाक जोकोविच है। भारत को कुल 5 पदक मिला, 1 रजत और 4 कांस्य। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुआ। तीसरा स्थान इसमें भारत का रहा 14 पदक के साथ। पहले स्थान पे कजाकिस्तान और ईरान रहा 17 पदक के साथ। सरिता मोर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रही। कौन? सरिता मोर कुश्ती करती है ये। रोम रैंकिंग सीरीज 2021 कुश्ती में होता है। बजरंग पुनिया ने 65 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विनेश फोगाट पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रोम रैंकिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। रोम रैंकिंग इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। आगे अन्य खेल। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 इसका आयोजन हुआ ओडिशा भुवनेश्वर में। विजेता रहा अर्जेंटीना। उप विजेता रहा जर्मनी। पहले स्थान मतलब भारत का स्थान इसमें चौथा था। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 ये कतर दोहा में हुआ। भारतीय पुरुष टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता रहा सौरभ घोषाल पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी रहे। उप विजेता मिगुएल रोड्रिगेज कोलंबिया के हैं। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 आयोजन हुआ थाईलैंड। भारत इस खेल में कुल 6 पदक जीता, 2 स्वर्ण और 4 रजत। चौथा एशियाई युवा पैरा खेल 2021 आयोजन हुआ बहरीन। इस खेल में भारत ने कुल 41 पदक जीता, 41। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 आयोजन हुआ ताशकंद। भारत के संकेत महादेव सरगर ने 55 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। भारत के संकेत महादेव सरगर ने। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजन रहा ढाका बांग्लादेश में। पहले स्थान पे दक्षिण कोरिया कुल 15 पदक और दूसरे स्थान पे भारत कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण ज्योति सुरेखा बेनान ने जीता और 4 पदक और 2 कांस्य। आगे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का अमेरिका में हुआ था। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा 7 पदक के साथ। 5वें स्थान पर रहा भारत 3 पदक के साथ। भारत के तीनों पदक सिल्वर मेडल में आए। ज्योति सुरेखा बेनाम जो कि विजयवाड़ा की है, तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी तीरंदाजी के मामले में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 विजेता रहा मार्क सिल्वी चौथी बार लगातार। रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का विजेता रहा पंकज आडवाणी भारत के। उप विजेता रहे बाबर मसीहा पाकिस्तान के। इस विश्व खिताब जीत के साथ पंकज आडवाणी अभी तक 24वां विश्व स्नूकर खिताब जीत चुके हैं। मतलब जब भी स्नूकर का जिक्र आए ना, पंकज आडवाणी आंख बंद करके टिक करना होता है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप विजेता पंकज आडवाणी। आगे राइडर कप 2021 ये गोल्फ से संबंधित है। विजेता रहा इसमें अमेरिका और उप विजेता रहा यूरोप। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपेंद्र पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। वे 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। आगे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह भारत के हैं, मतलब मिल्खा सिंह के पुत्र हैं ये। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया हरमिलन कौर बैस।
NVA चैंपियनशिप रोस्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं प्रिंस पाल सिंह। भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा ने उसी दिन भाला फेंका, इसीलिए उसके सम्मान में। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्री गुरु, ये वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं, अच्छा इसमें उनका नाम नहीं दिया, कोनोर मैकग्रेगर, ठीक ना, मार्शल आर्ट से संबंध। दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा फोर्ब्स के ऐसा ही है, एक और क्रिस जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो रोनाल्डो है, ठीक ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे है मेगासन को एक खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किसी टूर्नामेंट में एक प्रतिस्पर्धा के रूप में शामिल किया है, खेलो इंडिया युवा खेल। भारत में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नवंबर 2021 में भुवनेश्वर में किया गया। किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार मिला? दूती चांद। USPGA गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता? फिल मैकेल्सन। गोल्फ के इतिहास में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं फिल मैकेल्सन। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दीपिका कुमारी तीरंदाजी वाले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 का शुभारंभ किया। इसका समापन 2 अक्टूबर 2021 को हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना था। नॉर्वे के एथलीट कार्स्टन बारहोल्म ने विस्लेट खेलों के दौरान 46.70 सेकंड में 400 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व अमेरिका के केविन यंग ने 46.78 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। अब इससे आगे कुछ शुभांकर दिया गया है। जो विंटर ओलंपिक 2022 होगा इसमें बीजिंग में होगा और ये शुभांकर है इसका विंग डेंग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में, इसका है मिस्तार उर्द। एशियाई खेल 2022 का ये चीन में होगा ह्वांगझू, इसका है कांगकोंग लियान और चेनचेन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का ये टोक्यो में हुआ था मीराबाई तोबा, और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी टोक्यो में हुआ था, उसका था सोमाइटी। 2022 का विंटर कहाँ पे होगा? चीन बीजिंग। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड। और एशियाई खेल कहाँ पे होगा? चीन हुजुंग। अब यहाँ पे आगामी खेल का आयोजन दिया गया है, जिसमें पहला है क्रिकेट। तो 2022 में जो ICC पुरुष T20 होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2024 का अमेरिका के वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों मिला के होगा। 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ICC T20 वाला है विश्व कप। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत और श्रीलंका 2026 वाला। ICC पुरुष एक दिवसीय जो 50 रन का होता है, 50 ओवर का, 2023 में भारत में होगा, 27 में होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में, और 2031 में होगा भारत और बांग्लादेश में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 29 वाला होगा भारत में, 29 वाला भारत में। ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप होगा न्यूजीलैंड में। 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप होगा दक्षिण अफ्रीका। अब आता है फुटबॉल। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये होगा कतर में, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये USA मैक्सिको कनाडा में होगा, USA मैक्सिको कनाडा। फीफा फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप UAE में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप भारत। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया में। अब आगे है हॉकी। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में होगा। 15वां 2023 वाला कहाँ पे होगा? भारत में होगा। 15वां महिला वाला 2022 में ये स्पेन व नीदरलैंड। जूनियर पुरुष हॉकी 2023 वाला ये मलेशिया में होगा, मलेशिया। जूनियर महिला हॉकी चिली में होगा, चिली 2023 में। पहले हॉकी 5 विश्व कप पुरुष और महिला वाला ओमान में होगा, ओमान। अब यहाँ से ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33वां जो ओलंपिक होगा, 2024 ऐसे देखते हैं, 24 वाला होगा पेरिस फ्रांस में। 28 वाला होगा लॉस एंजलिस USA। 32 वाला होगा ब्रिस्बेन, ये ग्रीष्मकालीन सारा था, पेरिस, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन। आगे शीतकालीन 2022 का भी पढ़े थे, बीजिंग चीन में होगा, चीन में। शीतकालीन 26 वाला इटली में, और ये 24 वाला शीतकालीन युवा ओलंपिक जो है दक्षिण कोरिया में, और 26 में होगा डकार सेनेगल में। राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम UK में होगा, और राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 में होगा चंडीगढ़ में। आगे एशियाई खेल
19वां एशियाई खेल 2022 में हांगजू चीन में होगा, हांगजू चीन। 20वां यानी 2026 वाला होगा नागोया जापान। 30 वाला होगा दोहा कतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 34 में जो होगा वो होगा रियाद सऊदी अरब। आगे कुछ विविध फैक्ट दिया गया है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये पंचकुला हरियाणा में होगा, पंचकुला हरियाणा। 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का ये होगा यूजीन अमेरिका। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का बुडापेस्ट हंगरी। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का उज्बेकिस्तान। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का फ्रांस। महिला रग्बी विश्व कप 2021 का न्यूजीलैंड। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान। विश्व खेल दिवस या विश्व सैन्य खेल बगोटा कोलंबिया। विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप चोंगकिंग। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी वाला फुकुओका जापान। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा। आगे 24वां एक्सरसाइज है टोक्यो ओलंपिक 2022। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जो कि जापान में है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। 23 जुलाई। शुभंकर रहा मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर स्ट्रॉन्गर हायर तो था ही, साथ ही टुगेदर को उसमें ऐड कर दिया गया। इस शब्द का लैटिन संस्करण सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटेड है। मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश इसमें 206 रहा, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धा 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण किया गया, कराटा, स्कॉटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई, बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर है, 48.8% महिला खिलाड़ी रहा। टोक्यो एशिया में पहला शहर रहा जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी किया जा चुका है, एक तो 1964 में और फिर 2021 में। लॉरेल हावर्ड जो कि न्यूजीलैंड में है, भारोत्तोलक में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी, लॉरेल हावर्ड जो कि न्यूजीलैंड की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया था। मोमोजी निशिया ये जापान की थी, सबसे कम उम्र की थी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में। बरामूडा और फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 के साथ कुल 7 पदक जीते, जो भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत का इसमें 48वां स्थान रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का क्या रहा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा, यानी 127 लोग गए थे, जिसमें 71 पुरुष थे और 56 महिला थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम जो था वो 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और MC मैरी कॉम थी। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान थे और मैरी कॉम मुक्केबाज थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। समापन समारोह में कुश्ती से है ये। भारत के लिए पहला रजत पदक जीती मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलक से थी, और ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से थी, तो याद रखिएगा किस रेलवे से थी, नॉर्थ फ्रंटियर। पहला परिणति नायक दीपा कर्माकर के बाद, परिणति नायक जो है वो दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी थी। नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, नेत्रा कुमानन। आदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करके चौथा स्थान किया। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी, आदिति अशोक। भवानी देवी काफ़ी न्यूज़ में रही है, तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी भवानी देवी। दीपक काबड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज 21 में भूमिका निभाने वाले पहले, 20 में ही होना था नहीं है। आगे पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले बने पवन सिंह। अब आगे जिन्होंने मेडल जीता, यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, उनका नाम दिया जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले है नीरज चोपड़ा, 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए।
नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे जिनको 2008 में ओलंपिक मतलब बीजिंग ओलंपिक में वो थे। आगे है रवि कुमार दहिया दो बार के गत विश्व चैंपियनशिप रूस के जाबूर उगवेव को 57 किलोग्राम वर्ग फाइनल में हराने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए रवि कुमार दहिया। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलक में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए 202 किलोग्राम यानी 87 + 115 87 किलोग्राम भार में है और ये इतना उठा ली। आगे पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में चीन के हे बिंग जियांग को हराकर कांस्य पदक जीती। वह दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इससे पहले सुशील कुमार। अच्छा, नीचे पदक तालिका है, उससे पहले कुछ और नाम भी है। लवनीना बारगोहेन ने महिला के वेल्टर वेट 64 से 49 किलोग्राम 64 से 69 मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बारगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीत लिया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। ये पहले 1980 में जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच थे इस टाइम ग्राहम रीड नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस ओलंपिक में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता। आगे बजरंग पुनिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों में 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट निजाम बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से ब्रिटेन को 3-4 से हराने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम की कोच रही सोई मारिन और कप्तान रहे रानी रामपॉल। अब पदक तालिका जिनको मेडल मिला वो किस राज्य से हैं देख लीजिए। जैसे कि नीरज चोपड़ा, इनको तो गोल्ड मिला। स्वर्ण भाला फेंकते हैं हरियाणा, 7 अगस्त याद रखिएगा, हरियाणा के हैं ये। रजत पदक मीराबाई चानू को मिला और रवि कुमार दहिया को मिला। मीराबाई चानू भारोत्तोलक मणिपुर से हैं और रवि कुमार दहिया जो है हरियाणा से। रवि कुमार दहिया कुश्ती करते हैं, हरियाणा से हैं। लवनीना बारगोहेन और सबको कांस्य मिला, 4 कांस्य है। लवनीना बारगोहेन मुक्केबाजी, ये असम से है लवनीना बारगोहेन। पीवी सिंधु बैडमिंटन आंध्र प्रदेश। बजरंग पुनिया कुश्ती हरियाणा से और हॉकी टीम पूरा टीम अलग अलग जगहों से है, तो ये हॉकी। ओवरऑल अगर देशों की बात करें तो अमेरिका इसमें टॉप पे था। अमेरिका जिसने 39 स्वर्ण पदक जीता, कुल 113 पदक था इसका। चीन का 38 गोल्ड था, 88 टोटल था। जापान तीसरे स्थान पे था, 27 गोल्ड और कुल 58 था इसमें। ग्रेट ब्रिटेन 22 गोल्ड मेडल, 65 कुल था। और भारत का तो 1 गोल्ड था, 2 कांस्य था और 4 रजत था, 7 कुल मेडल थे यहाँ पे। तो आगे अब आते हैं, आगे है टोक्यो पैरालंपिक 2020। 25 नंबर एक्सरसाइज है। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो में किया गया। कुल 13 दिन तक चला ये। इसका शुभंकर मैस्कॉट था सोमाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन और यही ओलंपिक का भी था, यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल देश 162 थे। शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक पूरा मिला के कुल 162 टीम आया हुआ था। कुल खेल खेले गए थे 22। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन कराने वाला पहला देश बना। ओलंपिक भी वो दूसरी बार करवाया और पैरालंपिक भी दूसरी बार करवाया। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया था, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनडिनस। कुल 21 देशों ने कोविड-19 एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया, जिसमें पहला देश कौन था? नॉर्थ कोरिया। आगे ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। पीज ग्रेको। अब पैरालंपिक का क्या रहा स्थिति, वो थीम की तरह कर दे कमाल तू
जो दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह द्वारा रचित और गाया भी गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 खिलाड़ी भारतीय थे, जिन्होंने 9 खेल हिस्सों में भाग लिया था। 40 पुरुष और 14 महिलाएं थी। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल गया हुआ था। ध्वजवाहक जो स्टार्टिंग वाले थे टेकचंद। मरियप्पन थंगावेलु ने कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण वे भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए, नहीं तो मरियप्पन थंगावेलु ही रहने वाले थे। पर टेकचंद जो कि जेवलिन थ्रो करती है, वो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी। टेकचंद। समापन समारोह में अवनी लेखारा निशानेबाजी से संबंधित है, वो रही ध्वजवाहक। समापन समारोह में अवनी लेखारा। हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की है। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी पलक कोहली। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा कैनोइंग में भाग लिया था। पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया था प्राची यादव। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत पदक जीती भवीना वेन पटेल खेलती है टेबल टेनिस। अगर टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखारा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। अवनी लेखारा जो कि समापन समारोह में ध्वजवाहक भी रही। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 19 मेडल लाया, जिसमें 5 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था। 24वें स्थान पर ही पूरे दुनिया में। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता के नाम दिए गए हैं। अवनी लेखारा जिन्होंने स्वर्ण और कांस्य दोनों पदक जीता। 15 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में तीसरे पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीती। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की ये पहली महिला खिलाड़ी बनी। फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली थी, जयपुर राजस्थान की अवनी लेखारा। फिर है मनीष नरवाल स्वर्ण में। इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में 218 स्कोर किए। इनका संबंध हरियाणा राज्य से। मनीष नरवाल हरियाणा। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक मिला इनको। प्रमोद भगत बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी है। ये प्रमोद भगत के बारे में प्रश्न आया हुआ था, तो याद रखिएगा, प्रश्न आएंगे। इनका संबंध वैशाली बिहार राज्य से है, प्रमोद भगत का। सुमित अंतिल ये भाला फेंक स्वर्ण इनको मिला। F64 वर्ग में स्वर्ण मिला। इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। किसमें? पैरालंपिक में। क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो 86 पॉइंट समथिंग है, ठीक ना, तो काफ़ी अधिक है उनका। इनका संबंध सोनीपत हरियाणा राज्य से है। अब है कृष्णा नागर इनको मिला गोल्ड। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल SH में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। आगे हवीना बेन पटेल, इनको मिला रजत। यह मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने महिला एकल वर्ग 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया रजत पदक। इनका संबंध नई दिल्ली से है। इन्होंने पुरुष की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। देवेंद्र झझरिया रजत पदक जीते। इनका संबंध चारू राजस्थान से है। देवेंद्र झझरिया इन्होंने पुरुषों के जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। निषाद कुमार इनका संबंध ऊना हिमाचल प्रदेश से है। इन्हें रजत पदक मिला। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। फिर आते हैं मरियप्पन थंगावेलु, इनको मिला रजत। इनका संबंध सेलम तमिलनाडु से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में रजत पदक जीता। 2016 के रियो ओलंपिक में भी इन्होंने
ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। मरियप्पन थंगावेलु। प्रवीण कुमार, इनको मिला रजत। इनका संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद T64 श्रेणी में रजत पदक जीता। सुहास यतिराज, सुहास यतिराज को मिला रजत पदक। इनका संबंध हासन कर्नाटक से है। हासन कर्नाटक। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। वे नोएडा के जिलाधिकारी थे वर्तमान में। 2016 में उन्हें उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या रहा? सुहास यतिराज। सुहास यतिराज। आगे सिंहराज अधाना, रजत और कांस्य पदक मिला इनको। इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से है। इन्होंने मिश्रित 50 पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता। शरद कुमार, कांस्य पदक मिला इनको। इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में 1.83 मीटर कूदकर कांस्य पदक जीता। फिर आते हैं हरविंदर सिंह, इनको मिला कांस्य पदक। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। हरविंदर सिंह। इन्होंने पुरुष एकल रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। मनोज सरकार, कांस्य पदक। इनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से है। रुद्रपुर उत्तराखंड से है। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। फिर है सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह गुज्जर, कांस्य पदक। इनका संबंध करौली राजस्थान से है। करौली राजस्थान। इन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब यहाँ पे पदक तालिका है पैरालंपिक, पहले वर्ल्ड का देख लेते हैं, फिर जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो भी दिया गया है। तो इसमें पहले नंबर पर रहा चीन 96 पदक के साथ, मतलब गोल्ड पदक। कुल मिला 204 पदक। ब्रिटेन 41 स्वर्ण पदक जीता, कुल 124 पदक था इसका। अमेरिका का 37 स्वर्ण पदक और 104। अगर ओलंपिक की बात करें तो अमेरिका उसमें टॉप पे था, इसमें टॉप पे चीन है। रूसी पैरालंपिक समिति जो थी 96 गोल्ड जीता, 118 टोटल। भारत का स्थान इसमें 24वां रहा, 5 गोल्ड 8 कांस्य और 4 रजत, कुल 19 पदक भारत ने इसमें जीता। अब यहाँ पे भारत जो अलग अलग क्षेत्रों में जीता, बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य यानी कुल 4 बैडमिंटन में। निशानेबाजी में 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 यानी 2 कांस्य और कुल 5 पदक। जैवलिन थ्रो में सब में 1-1 यानी 3 पदक। ऊंची कूद में 3 रजत और 1 कांस्य यानी कुल 4 पदक जीता। तीरंदाजी में 1 कांस्य 1 पदक कुल। टेबल टेनिस में रजत 1। डिस्क थ्रो में 1 पदक। तो आगे जो हमारा एक्सरसाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए मशहूर मिशन, इससे प्रश्न आते ही हैं। EOS-03, हालांकि ये असफल रहा, पर ये GSLV F10 से छोड़ा गया था। GSLV F10 से EOS ये पहला अत्याधुनिक अवलोकन उपग्रह था, लेकिन वो असफल रहा। अमेजिनिया 01, ये ब्राज़ील का एक पहला मतलब उपग्रह था, अवलोकन उपग्रह। इसको PSLV C51 से छोड़ा गया। PSLV C51। CMS-01 ये इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया संचार उपग्रह था, जो पुराने GSAT-12 को प्रतिस्थापित करता। CMS-01 इसको PSLV XL C50 से छोड़ा गया। EOS-01 PSLV C49 से छोड़ा गया। यह कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। GSAT-30 एरियन जब भी हो तो ये इसरो नहीं छोड़ता, ये गुयाना से जो छोड़ा जाता है, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाता है, ठीक ना, दूरसंचार उपग्रह था ये। एरियन 5BA-251 था, मतलब जो लॉन्चिंग व्हीकल था। रीसेट 2BR1 ये PSLV C48 से छोड़ा, इसरो द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह है। आगे है कार्टोसेट, PSLV C49 से छोड़ा गया। कार्टोसेट यह इसरो द्वारा निर्मित एक विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला में जगह ली। चंद्रयान 02 ये GSLV MK3M1 से छोड़ा गया था 19 में। यह मतलब असफल रहा था, हालांकि इसमें ऑर्बिटर एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम और प्रज्ञान रोवर था। रीसेट 2B ये PSLV C46 से छोड़ा गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात पृथ्वी की निगरानी करता है। रीसेट 2B।
आगे एमीसेट PSLV C-45 से छोड़ा गया। यह DRDO की परियोजना कौटिल्य के तहत विकसित एक भारतीय छोटी होगा उपग्रह है। इसका निर्माण इसरो और DRDO ने मिलकर किया था। GSAT-31 एरियन 5BA-247, ये भी फ्रेंच गुयाना, जब ये एरियन हो तो फ्रेंच गुयाना हो जाएगा। यह उन्नत दूरसंचार उपग्रह है। आगे क्लामेसेट V1 और मैक्रोसेट R1, इस दोनों को PSLV C-44 से छोड़ा गया। कलामसेट अब तक का सबसे हल्का उपग्रह एवं खगोलीय इकाई है जो हैम रेडियो प्रसारण के लिए एक संचार उपग्रह के रूप में कार्य करेगा। कलामसेट, अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम कलामसेट V2 रखा गया। अब आगे इसरो का कुछ आगामी मिशन जो है, एडीसेट 1A 2021 में इसको छोड़ा जाना था। ये एक रडार इमेजिंग उपग्रह था तथा यह भूमि आधारित मिशन है। गगनयान फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जून 2020 में छोड़ा जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है, मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण। आदित्य L1 ये सूर्य का स्टडी करेगा, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा सूर्य के लिए। चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। पिछली बार नहीं हो पाया था 2019 में चंद्रयान 2, तो इस बार 2022 में ये किया जाएगा। चंद्रयान 2 का याद होगा GSLV Mk3 लॉन्चिंग व्हीकल था। गगनयान 2 2022-23 में होगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण होगा। निसार पूछा गया था दरोगा वाले में, यह नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना है। यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है, दोहरा बैंड रडार उपग्रह। गगनयान 3 2023 में होगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल जाएगा, उससे पहले 2 जो है वो मानव रहित होगा। शुक्रयान फर्स्ट, यह शुक्र का स्टडी करेगा, ऑर्बिटर में जाएगा, 2024 में जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने और जाक्सा और इसरो का ये एक अवधारणा मिशन है, दोनों का मिलके है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। फिर आता है मंगलयान 2 2024 में होगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। अब यहाँ पे अंतरिक्ष के लिए जो कुछ फेमस कंपनियां नया आया है, ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस का नाम सुने ही होंगे, जो अमेजन के CEO थे, अब जब ये है ब्लू ओरिजिन USA। स्थापना इसका 2000 में हुआ था। जुलाई 2001 में जेफ बेजोस एवं 3 अन्य लोग, मार्क बेजोस जेफ बेजोस के भाई हैं, मार्क बेजोस, वेनी फंक और ओलिवर डीमेन, पृथ्वी के वातावरण से बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे थे। जेफ बेजोस नहीं गए थे, ये 3 गए थे। आगे वर्जिन गैलेक्टिक USA, रिचर्ड ब्रेंसन 2004 में, आई थिंक जो बेजोस भी गए हुए थे, ठीक ना, लेकिन 3 ही लोग गए हुए थे। एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम वीडियो देखे थे जो बेजोस तो थे उसमें, ठीक ना, तो देख लीजिएगा। आगे है वर्जिन गैलेक्टिक, रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी है। इस अंतरिक्ष में सब ऑर्बिटल उड़ान में रिचर्ड ब्रेंसन के साथ भारतीय मूल की श्रीसा बंदाला और 5 अन्य लोग शामिल थे। स्पेसएक्स एलन मस्क 2002 में, जनवरी 2021 में फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रह को भेजकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था स्पेसएक्स। जीरो टू इन्फिनिटी, ये जोस मारियानो लोपेज उर्दियलेस संस्थापक का नाम है, ये स्पेन का कंपनी है। 2009 में स्थापना हुआ था। यह ऊंचाई वाले गुब्बारों का परीक्षण कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुब्बारे से उत्पन्न पॉड और बोलून बॉर्न लॉन्चर का उपयोग करके निकट अंतरिक्ष और निम्न पृथ्वी कक्षा तक पहुंच प्रदान कर सकेगा। जीरो टू इन्फिनिटी। अब आगे 17वीं लोकसभा में जो मंत्री परिषद है वो दिया गया, इसे याद होना चाहिए आप लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? क्रमिक और शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले, और जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है वो सब किनके पास होता? प्रधानमंत्री मोदी के पास है अभी। अब यहाँ पे कैबिनेट मंत्री का नाम दिया गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय, श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री। पीयूष गोयल को राज्यसभा का समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, कपड़ा मंत्री है, उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनके पास है। श्री अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेशन कार्य मंत्री। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय। श्री पुरुषोत्तम रूपाला ये पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद है ये जो स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। श्री नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक विमानन मंत्रालय। श्री अश्वनी वैष्णव रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्रालय है, गजेंद्र सिंह शेखावत। राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। श्री किरण रिज्जू कानून एवं नियम मंत्रालय, कानून एवं नियम मंत्रालय। श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। और श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, सदानंद गौड़ा। उसके बाद श्री मनसुख एल मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है और साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। श्री जी किशन रेड्डी संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। श्री सर्बानंद सोनोवाल ये पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय इनके पास है। आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय इनके पास है, आयुष मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये असम के मुख्यमंत्री थे इससे पहले। श्री गिरिराज सिंह ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्रालय। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इनके पास आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भी है। श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास है और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भी है। अब यहाँ से एक्सरसाइज 28 शुरू होता है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दिया गया है। तो पहले जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, बिप्लब कुमार देव और सत्यजीत नारायण आर्या। नागालैंड कोहिमा नेफ्यू रियो और जगदीश मुखी। मणिपुर का इम्फाल एन वीरेन सिंह और एल ए गणेशन। मिजोरम का आइजोल जोनाराम थंगा और डॉक्टर के हरि बाबू। असम दिसपुर हेमंत विश्व शर्मा। प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। मेघालय शिलोंग कनरोड संगमा और सत्यपाल मल्लिक। सिक्किम गंगटोक प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अब यह उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया। हिमाचल प्रदेश का शिमला राजधानी है, जयराम ठाकुर इसके मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्व अरलेकर है राज्यपाल। उत्तराखंड राजधानी देहरादून और गैरसोन। पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं और जनरल गुरमीत सिंह जो है वो राज्यपाल हैं, पंजाब का चंडीगढ़ चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, बनवारी लाल पुरोहित वहाँ पे गवर्नर है। हरियाणा का चंडीगढ़ ही मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ पे गवर्नर है। उत्तर प्रदेश लखनऊ योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल वहाँ पे राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल। अब है पूर्वी भारत जिसमें बिहार का पटना नीतीश कुमार, फागू चौहान। झारखंड का रांची हेमंत सोरेन और ये है रमेश बैस। पश्चिम बंगाल का कोलकाता ममता बनर्जी और ये है जगदीप धनकर। ओडिशा का भुवनेश्वर नवीन पटनायक और प्रोफेसर गणेशी लाल। आगे है
मध्य प्रदेश का भोपाल, श्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई चरण भाई पटेल यहाँ पे गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर, भूपेश बघेल और यहाँ पे अनुसुईया उइके। राजस्थान का जयपुर, अशोक गहलोत। कालराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र का मुंबई, उद्धव ठाकरे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे राज्यपाल हैं। अब यहाँ पे दक्षिण भारत का है कर्नाटक का बेंगलुरु, बसवराज मुंबई और थावरचंद गहलोत। बसवराज मुंबई मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। गोवा का पणजी, प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लाई। केरल तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु का चेन्नई, M.K. स्टालिन और R.N. रवि। तेलंगाना का हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव। टी सौंदरराजन वहाँ पे राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश, जिसमें 3 राजधानी पूछा जाता है, सबसे अधिक राजधानी वाला, तो अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। विधायिका के लिए अमरावती, कार्यपालिका के लिए विशाखापत्तनम और न्यायपालिका के लिए कुर्नूल। इसके हैं Y.S. जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। अब वर्ष 2021 की जो प्रमुख योजनाएं हैं, पहले यहाँ पे केंद्र सरकार का दिया गया है, मतलब मेनली केंद्र और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा, और फिर राज्य का भी दिया गया है। ठीक है, तो पहले केंद्र का पढ़ते हैं। पहला है डेयरी सहकार स्कीम। देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय को दोगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही केंद्रीय सहकारी समिति अमित शाह जो है उनके द्वारा ये गुजरात में लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इस योजना के तहत सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रीय स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। सेहत का फुल फॉर्म है सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना को शुरुआत किया है। इनका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना है। गति शक्ति योजना। फिर है PM पोषण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इसका नाम PM पोषण मिशन कर दिया, PM पोषण मिशन। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। फिर उज्ज्वला 2.0 योजना। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसे उज्ज्वला 2.0 योजना कहा गया। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। आगे PM केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया। 10 लाख। E100 परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू हुआ। ग्राम उजाला योजना। मित्र योजना। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मित्र योजना। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के लिए सालाना $12 ट्रिलियन खर्चा किया जाएगा। फिर आता है अमरूट 2.0। इसके तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करना, 4700 शहरी निकायों में 100% पानी की आपूर्ति करना, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया जाएगा। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित करना। खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य था सिक्किम। आगे है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया कृषि उड़ान 2.0। इसके तहत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसान के कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता होगी। कृषि उड़ान में
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया। वन स्टॉप सेंटर, इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिला की सहायता करना। भारत में 300 सेंटर और 9 देशों में दूतावास का सेंटर खोला जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया। डीप ओशियन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। आगे खादी और ग्रामोद्योग योजना, इसमें प्रोजेक्ट बोल्ड और स्पिन योजना है। प्रोजेक्ट बोल्ड आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाना हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड का फुल फॉर्म था बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट की शुरुआत की। इसका शुरुआत उदयपुर से किया गया, राजस्थान के उदयपुर। स्पिन योजना, यह योजना जो है प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान करेगा। स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेटनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। फिर एक डीजी सक्षम, ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। डीजी सक्षम और आरोग्य धारा। डीजी सक्षम है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम लॉन्च किया। किसकी हेल्प से? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल का परीक्षण देना है और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है। फिर आता है आरोग्य धारा 2.0। आयुष्मान भारत योजना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया। आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों को दाखिला हुआ है, 2 करोड़ लोगों का। आगे और है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मिशन इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया और आहार क्रांति मिशन। मिशन इंद्रधनुष 3.0 है कि बच्चे और गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। आहार क्रांति मिशन लोगों को पोषण, संतुलित आहार और स्थानीय फलों और सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका आदर्श वाक्य था उत्तम आहार उत्तम विचार। ग्रामीण विकास मंत्रालय जेंडर संवाद कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं के समाधान के कारण महिलाओं को सशक्त करना किया गया। आगे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, इसका उद्देश्य उद्यमियों को उनके कारोबार में आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर आता है शिक्षा मंत्रालय, सार्थक योजना और युवा पीएम योजना। सार्थक योजना था कि नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। वहीं युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्याप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। युवा का फुल फॉर्म था युवा यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स। सीबीएसई ने जारी किया वीर गाथा परियोजना। स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये सेज प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया। स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। से का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंगेज। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ये पूछा गया प्रश्न था एनटीपीसी में, मेरे से ही पूछा था CVT 1 में कि ये जो मिशन है सेज, ये किसके द्वारा चालू किया गया, और मैंने गलत अटेम्प्ट किया था इसको याद कर लीजिए। उसका मैंने इसको याद कर लिया। आगे है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। संभव कार्यक्रम ये मिशन था। उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संभव नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर है किसान सारथी, ये शुरू किया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया। किसान सारथी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन और व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना है। नीति आयोग छात्र उद्यमिता कार्यक्रम नीति आयोग का है। इसके तहत
प्रत्येक स्कूल से एक टीम का चयन कर उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा। फिर आता है लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला है, इनके द्वारा निधि 2 योजना शुरू किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को होता है, इसके अवसर पर निधि 2.0 का आयोजन योजना शुभारंभ किया। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। फिर आता है HDFC बैंक स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम, महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए। फिर IDFC फर्स्ट बैंक घर घर राशन कार्यक्रम। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम का शुरुआत किया। वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान परिषद फ्लोरिकल्चर मिशन, इसका उद्देश्य वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए है। फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रयान परियोजना और अमृत ग्रैंड चैलेंजर प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया। समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र में खनिजों के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन तैनात रखा जाएगा, जिसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया, मत्स्य 6000। और अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों को पहचान कर स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान हेतु विचार करना है। अब है जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तमिलनाडु, देखिए सेंट्रल एग्जाम होता है, उसमें राज्य की योजना का क्या काम है वो नहीं पूछता, किस योजना किस राज्य से संबंधित है वो पूछा जाता। पर हम सब स्टेट का है तो इसलिए पूरा पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान देके ठीक से पढ़िएगा। तमिलनाडु का देखिए, अपने दरवाजे पर शिक्षा योजना। अपने दरवाजे पर शिक्षा योजना स्वयं सेवकों के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट स्थान पर स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। मणिपुर, सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, हेल्थ फॉर ऑल स्कीम, CM हेल्थ फॉर ऑल स्कीम। राज्य में घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की जांच करना और गंभीर बीमारी होने पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। गुजरात सरकार ग्रो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारी को बैटरी चालित दोपहिया वाहन की खरीद पर छूट प्रदान करेगा। और वतन प्रेम योजना, इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग राज्य की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसका एक ही योजना है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना। कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा। फिर आता है छत्तीसगढ़ सरकार का श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और बाजरा मिशन। धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना है राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जेनेरिक दवाओं के मूल्य पर छूट देना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना, यह छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये दिए जाएंगे। बाजरा मिशन, किसानों को बाजरे की खरीद बिक्री प्रसंस्करण आदि में सहायता प्रदान करना है तथा उन्हें उचित मूल्य दिलाना है। राज्य को बाजरा हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने IIMR हैदराबाद के साथ समझौता किया। ओडिशा का गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना और बिंदु सागर सफाई योजना। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगा। और साथ ही जो बिंदु सागर सफाई परियोजना है, भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना और आयुष्मान घर द्वार योजना। आयुष्मान घर द्वार योजना, इसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वस्थ रखने के लिए योग अभ्यास कराया जाएगा। और पर्वत धारा योजना भूजल स्तर में वृद्धि के लिए 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम और 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण एवं पौधारोपण किया जाएगा। पर्वत धारा योजना। फिर आता है उत्तराखंड धसियाड़ी कल्याण योजना, मिशन हौसला और वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक 3000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगा। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करेगा। संक्रमण एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। यह था मिशन हौसला। आगे हसियाड़ी कल्याण योजना, राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध करवाना है। फिर है तेलंगाना आकाश से दवा परियोजना, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र
मिशन कवच कुंडल, मिशन वात्सल्य और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना है, इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मिशन वात्सल्य वही है जिनका माता पिता कुछ ऐसा हो गया है तो उनको 18 लाभ और सेवाएं प्रदान की जाएगी। मिशन कवच कुंडल, इसके तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य किया गया है। मध्य प्रदेश काफ़ी अधिक है। सिकल सेल मिशन, प्रधानमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, देवरण्य योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, अंकुर योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना और लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना है कि 18 वर्ष आयु पूरा कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करना। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे को 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। अंकुर योजना, नागरिकों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और उसके लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपया दिया जाएगा। देवरण्य योजना, आयुर्वेद दवाओं के उत्पादन हेतु औषधीय पौधों की खेती करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, 10,000 कुल। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान जो FPS नहीं है वहां लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा। सिकल सेल मिशन, एनीमिया, थैलेसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच एवं प्रबंधन करना। आगे आंध्र प्रदेश स्वच्छ कार्यक्रम और साल्ट कार्यक्रम। साल्ट का फुल फॉर्म सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम है कि फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षित और कौशल विकास प्रदान करना। स्वच्छ कार्यक्रम, महिलाओं को मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। फिर आता है राजस्थान, चिरंजीवी स्वास्थ्य मिशन योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटी तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसानों के बिजली बिल के अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग OBC, SC और ST के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, राजस्थान सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बेरोजगार युवा को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक बीमा मिलेगा। आगे है असम, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, कोविड-19 के कारण जिनका माता पिता खो चुका है उनको 3,500 रुपया प्रति महीना मिलेगा। हरियाणा सरकार, संजीवनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संजीवनी परियोजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद, प्राण वायु देवता योजना और मुफ्त शिक्षा योजना। मुफ्त शिक्षा योजना है कि राज्य के शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए 1.8 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितना अच्छा है ये सब, मतलब इनकम पे दे रहा है कि जो फ्री शिक्षा मिलेगा। हरियाणा का मुझे हर स्कीम जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इंडिविजुअली मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा। हरियाणा का अगर वहाँ के आप युवा से बात करोगे ना, जो भी युवा है उसको 10,000 तक कमाने के लिए कोई ये नहीं है। जैसे कि मोहल्ले में कोई काम होता है ना तो उसका आप देख रेख भी कीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए कैसा काम चल रहा है, उसके लिए भी सरकार नियुक्त करती है जिनका ग्रेजुएशन पास है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। आगे प्राण वायु देवता मिशन स्कीम, हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर ब्लॉक के औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। संजीवनी परियोजना, कोविड मरीजों के घर पर ही इलाज की सुविधा को सुनिश्चित करना। और एक नेगेटिव चीज़ है, वहाँ पे एग्जाम जो होता है गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी करप्शन होता है वहाँ पे, तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। आगे आते हैं, ओहो हरियाणा हो गया था। झारखंड, किसान फसल राहत योजना, प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। झारखंड का है। फिर है पंजाब, मेरा घर मेरे नाम योजना, गांव एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण कर सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। मेरा काम मेरा मान योजना, राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना है।
हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति करवाना है। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, इसके माध्यम से सरकार राज्य की योजनाओं की जानकारी दे सकती है तथा राज्य के लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिला स्तर पर IIT JEE और नेट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। थैला बैंक योजना, लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना का शुरुआत किया, जिसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों और मंडियों में कपड़ा थैले की बिक्री की जाएगी। आगे पश्चिम बंगाल, दुआरे राशन योजना और माँ रसोई योजना। माँ की रसोई योजना, राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन मिलेगा। और दुआरे राशन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। आगे है दिल्ली का, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, श्रमिक मित्र योजना, देश में मेंटर कार्यक्रम, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना और स्विच दिल्ली योजना। स्विच दिल्ली योजना है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। जहां वोट वहां वैक्सीन, 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को नज़दीकी बूथ जहां उन्होंने वोट डाला था वही उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। देश का मेंटर कार्यक्रम, इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्रों को सफल नागरिकों द्वारा संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत चयनित 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों को घर घर जाकर उन्हें सरकारी नौकरी से अवगत कराएंगे। श्रमिक मित्र योजना। और आगे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करना, जिसके तहत पाकिस्तान से करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के बेनकन्नी चर्च को जोड़ा जाएगा। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक में जन स्पंदन योजना, जन सेवक योजना, इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना और अरुंधति एवं मैत्रेय योजना। जन स्पंदन योजना नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। फिर आता है जन सेवक योजना, नागरिकों को उनके घर तक 58 सरकारी सेवाएं प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना, इससे इसका उद्देश्य यात्रियों को बस और रेलवे स्टेशन आदि तक पहुंच को आसान बनाने के लिए समय को बचत करना है। अरुंधति और मैत्रेय योजना, ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता मिलेगी। आगे लद्दाख यून टैब योजना, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 6 से लेकर 12 वर्ष के छात्रों को 12,300 छात्र हैं उनको टैबलेट वितरित किया जाएगा। यून टैब लद्दाख का है। फिर है जम्मू कश्मीर आवाम की बात, उपराज्यपाल मनोज सिंह द्वारा शुरू किया गया एक रेडियो कार्यक्रम है। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी स्वयं सहायता समूह के भीतर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता लाने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब है केरल, लास्ट है। इसमें है स्ट्रीट परियोजना, कृषि कर्ण परियोजना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, स्मार्ट किचन योजना, 1 स्कूल 1 IAS योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 स्कूल 1 IAS योजना, सेवानिवृत्त IAS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। स्मार्ट किचन योजना, महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा। कृषि कर्ण परियोजना, इससे जुड़ने वाले किसानों की जमीन पर एक छोटा पॉली हाउस यानी प्लास्टिक का घर बनाया जाएगा जो कि ग्रीन हाउस की तरह होगा। इस घर में विभिन्न सब्जियों की खेती और मछली का पालन किया जा सकेगा। स्ट्रीट योजना, पर्यटनों और राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देगा। आगे जो एक्सरसाइज है वो है शुरू किया गया विभिन्न अभियान, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पर इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हमने अभी कुल अगर हम बात करें पूरे बुक का तो 17 से 18 पेज जो है बचा हुआ है, तो एक वीडियो इसमें बन जाएगा, ठीक है ना। और अभी हम करेंगे भी तो नहीं बन पाएगा, 18 पेज मतलब करीब 85 मिनट हो गया, ठीक है ना, तो मुश्किल है थोड़ा। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।